देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटनाचक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर फिलहाल अपने इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में। तो चलिए, चूँकि हमारा डिस्कशन जो है वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? पहला, 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने। दूसरा, चीन के बक्सर आंदोलन ने। तीसरा, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने। और चौथा, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ऑप्शन है ए केवल 1, 2, 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। ये बी वाला और ए वाला सेम है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। महात्मा गांधी के आने के पहले यह सारी घटनाएं संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, और इन सभी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित भी किया था, मुख्यतया जो गर्म दल के नेता थे या जो क्रांतिकारी दल के नेता थे उन सभी को। देखिए किस प्रकार से और कैसे। तो देखिए, इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हो गई थी, यानी कि इटली जो है वह पराजित हो गया था, अबिसीनिया जो है वह विजयी हो गया था। इसके अलावा 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन ने, तथा रूस पर जापान की विजय ने। देखिए, ध्यान रखिएगा कि रूस पर जापान की विजय ने सर्वाधिक प्रभावित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। ठीक है, एक छोटे से देश ने एक बहुत बड़े देश को पराजित कर दिया था, और यह घटना हुई थी 1905 में। देखिए, जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। और इससे इस मिथ्या भ्रम का भी निवारण हो गया कि जो गोरी जाति के लोग हैं वे अजेय हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि जो लोग गोरी चमड़ी वाले या गोरी जाति के हैं वे अजेय हैं, लेकिन जापान की विजय ने इस मिथ्या का या इस मिथ्या भ्रम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ए असहयोग, बी राजवामबद्ध आंदोलन, सी अनुकूल प्रविघटन, या फिर डी अविधेयक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो मुख्यतः नीति थी वह थी अनुनय, विनय और अनुरोध करने की नीति, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन या फिर राजवामबंद। ठीक है, होता क्या था कि ये लोग जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, मनाने का प्रयत्न करते थे, और कुछ धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत अगर मिल जाता था तो उसी से संतोष कर लेते थे। यही नरम दल के नेताओं की मुख्य पद्धति थी आंदोलन करने की। देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो प्रमुख पद्धति थी वह थी राजवामबंद आंदोलन या कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की, जिसमें प्रशासन में भारतीयों के भागीदारी की मांग की जाती थी और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की जाती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ?
ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल के रूप में। किस प्रकार से, तो देखिए, जो गरम दल के नेता थे वह चाहते थे कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है या फिर जो स्वदेशी आंदोलन है इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, जबकि नरम दल के जो नेता थे वह इसे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाह रहे थे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर के कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी दलों के मध्य मतभेद व्याप्त हो गया। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे, और वे केवल यानी कि गरम दल के जो आंदोलनकारी थे या जो गरमपंथी आंदोलनकारी थे वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भी किसी भी प्रकार का सहयोग न दिया जाए। लेकिन नरमपंथी दल के नेता इन सब चीज़ों से सहमत नहीं थे। अगला प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, या फिर डी पंजाब से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वह थे मध्यम वर्गीय, समृद्धशाली मध्यम वर्गीय कह लीजिए, ठीक है, उच्च मध्यम वर्गीय शहरी क्षेत्रों से वे लोग आते थे। इनमें शामिल थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश बनर्जी आदि लोग शामिल थे। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखिए, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में, ठीक है, इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोला जाता था, प्रशासन से मांगना, बार बार अनुनय विनय करना, तो इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा गया था गरमपंथी नेताओं के द्वारा। तो देखिए, इस युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी जो है शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे, और इस समय या इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रभाव था, जिनमें शामिल थे अधिकतर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति। और इन लोगों के आकर्षण का जो केंद्र था वह थी इनकी उपाधियां और बड़े बड़े पद। ठीक है, कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका प्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था या संपर्क नहीं था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ए एस.एन. बनर्जी, बी अरविंद घोष, सी फिरोज शाह मेहता या डी दादा भाई नौरोजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत में स्वशासन की मांग पर जोर दिया या फिर स्वशासन की मांग को बनाए रखा था। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी और वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की बात इनके द्वारा कही गई थी। आगे चल कर के 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग भी रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन मोहन लाल, सी उधम सिंह या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, यह नरम दल के नेताओं में आते थे या उदारवादी खेमे से संबंधित थे। ठीक है, कौन कौन हो गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नामों को ध्यान रखिएगा आप लोग फिलहाल। और गरम दल में मदन लाल, उधम सिंह और बाल गंगाधर तिलक अभी तक के लिए हमने जाना है। ठीक है, तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का जो मानना था वह यह था कि साधन और साध्य दोनों ही पवित्र हों, या फिर यूँ कह लीजिए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह साधन और साध्य दोनों की ही पवित्रता में विश्वास रखते थे।
ठीक है। यह उदारवादी खेमे से संबंध थे और सरल और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। इनका पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो सीधे आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, तीनों पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल, यह तीनों जो है उग्रवादी धड़े से संबंधित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? तो उग्र राष्ट्रवादी निम्नलिखित में से नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ए, लाला हरदयाल, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, सुभाष चंद्र बोस या डी, सरदार भगत सिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। देखिए, 1906 के भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव शुरू हो गया था। ठीक है। और उग्रवादी विचारधारा के जो 4 प्रमुख नेता थे वे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है। और इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया और इन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं किया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनका विश्वास नहीं था कि संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। और यह कहते हुए तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। ठीक है। लाला लाजपत राय ने तो और भी बहुत कुछ कह दिया था, अभी आएंगे देखेंगे, बात करेंगे लाला लाजपत राय ने और क्या क्या कह दिया था कांग्रेस को। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई? ए, अरविंद घोष के नेतृत्व में, बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, सी, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या फिर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चलिए, तो जो यह आरोप लगाया उसी के नेतृत्व में ना लगातार इनके द्वारा इसका विरोध किया गया और अंततोगत्वा धीरे धीरे करके क्रमवार रूप से कांग्रेस की यह नीति समाप्त हो ही गई, जो प्रार्थना और याचना की नीति थी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। यहाँ देखिए देखिए, कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन और निवेदन की नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर भी असंतोष पैदा कर दिया था। परिणाम वही नरम उग्रपंथी और गर्म उग्रपंथी दल का उदय हो गया। ठीक है। उग्रपंथी मत कहिए, हमारे क्रांतिकारी थे, तो नरम दल और गर्म दल का उदय हो गया। ठीक है। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं, उपेक्षापूर्ण नीति कहने का मतलब जैसे अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि करजन उस समय था और उसकी क्या क्या इच्छाएं थी कि उसके रहते कांग्रेस जो है वह पूर्णतः समाप्त हो जाए, या फिर आप कह लीजिए तो करजन ने एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया। वह बहुत तहे दिल से उसकी इच्छा थी कि बस किसी भी प्रकार से इस संस्था का विनाश या फिर इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इन्हीं सब के कारण जो है उसके इन्हीं सब उकसावों के कारण कांग्रेस में एक और दल का उदय होता है, जो कि होता है गर्म दल। और इनके युवा नेता थे, उनमें शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, यह सभी प्रमुख रूप से इसमें शामिल थे। और इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं प्रकट करते हुए अपना लक्ष्य जो है वह
स्वराज प्राप्ति को रखा। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो है वह इस विचारधारा के अग्रदूत साबित हुए और इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति जो है वह अंततोगत्वा समाप्त भी हो गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ए BC पाल ने, बी तिलक ने, सी अरविंद घोष ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था तक कह दिया। तो बताइए कितनी गहरी गहरी आलोचना कांग्रेस के अंदर रह कर के ही कांग्रेस की जा रही थी ताकि उसमें परिवर्तन और सुधार किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? ए 1906 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद या फिर डी 1919 के बाद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह गरम दल के प्रभावाधीन आ गया था पूरी तरीके से। देखिए, गरम दल के जो नेता थे वह कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, अरविंद घोष। और इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने यह नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंदो घोष या फिर अरविंद घोष। देखिए, अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा या गरम पक्ष के नेता थे और गरम दल के जो 4 स्तंभ थे ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष, इनमें से ये भी एक पिलर थे। ठीक है, और 1893-94 के अपने लेख में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है। तो कांग्रेस को अराष्ट्रवादी किसने कहा था? अरविंद घोष ने। और यह भी कहा कि इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी थी। ठीक है, कांग्रेस को कायर किसने कहा? अरविंद घोष ने। एक बार मैं फिर से पूरी स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। देखिए, अरविंद घोष ने 1893-94 के आसपास अपने एक लेख में कहा कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर, अराष्ट्रवादी, पूर्णतया असफल तथा शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता कहा था इन्होंने। ठीक है, और इनके अनुसार जो कांग्रेस है वह टीबी यानी कि क्षय रोग से मरने वाली है। और वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मार करके अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया अन्य 33 लोगों के साथ। यानी कि मणिकतल्ला उद्यान में जब छापा मारा गया तो उस समय 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया 1908 में, जिसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। और इन पर भी अलीपुर षड्यंत्र के मामले के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, लेकिन अंततोगत्वा साक्ष्य के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। हालांकि इनको 1 वर्ष की सजा भी हुई थी। आगे चल करके यह क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग हो गए और पांडिचेरी में चले गए और वहां पर सन्यासी बन गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन एक उग्रवादी था? यहाँ पर कोई भी उग्रवादी नहीं था, है ना? नहीं। लाल बाल पाल और अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किस को नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी MG राणा डे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए को नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था। बाकी कौन कौन से नरम दली नेता थे? MG राणा डे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय या फिर डी उधम सिंह। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय और इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। यह गरम दल के नेता थे और कांग्रेस में पंजाब को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी लाला लाजपत राय। चलिए, तो जाहिर सी बात है अभी अभी हमने देखा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनैतिक गुरु माना था? ए गैरीबाल्डी को, बी विवेकानंद को, सी दादा भाई नौरोजी को या फिर डी मैजनी को। चलिए, लाला लाजपत राय ने देखिए इटली के क्रांतिकारी मैजनी को अपना राजनैतिक गुरु माना था। जब यह जेल में थे तो इन्होंने मैजनी की पुस्तकें पढ़ी और इन्होंने आगे चल करके इसकी पुस्तकों को हिंदी में या फिर अन्य भाषाओं में लिखा भी था। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी या इटली के राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद इन्हें अपना राजनैतिक गुरु माना तथा बाद में मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए कि उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे ए अरविंद घोष, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय और डी मोतीलाल नेहरू। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, देखिए पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय तक अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह वापस लौटे थे। ठीक है, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी, गैरीबाल्डी इन सभी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी थी और अनहैप्पी इंडिया तथा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी थी। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एयू ह्यूम या डी मदन मोहन मालवीय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लाल बाल और पाल और घोष बाबू। ठीक है, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, एयू ह्यूम, मदन मोहन मालवीय यह सभी जो है उदार दली या फिर मध्यम मार्गी नीतियों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की इसमें कुछ ऐसा खास ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ए अरविंद घोष, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष जो है वह स्वदेशी के समर्थकों में शामिल थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुभाष चंद्र बोस, बताइए स्वदेशी के समर्थक क्या स्वदेशी आंदोलन के समय शामिल थे? तो नहीं। ठीक है, देखिए बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह अरविंद घोष भी थे और इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं में शामिल थे लाल, बाल और पाल। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए एयू ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी लोकमान्य तिलक या फिर डी महात्मा गांधी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाल। ठीक, तो तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनको यह संज्ञा दी थी सर वेलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, यह एक एंग्लो इंडियन नौकरशाह थे या सिविल सेवक कह लीजिए आप। ठीक है, इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा दी। देखिए तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और
उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था और इन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार के आलोचना करने वाली संस्था बन गई थी। तो जाहिर सी बात है जो अन्य विदेशी रहे होंगे, जो अंग्रेज थे, वह नाराज़ तो इनसे ज़रूर हुए होंगे और कुछ न कुछ कहा भी ज़रूर होगा। उनमें प्रमुखतया शामिल थे सर वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, यह एक एंग्लो इंडियन नौकरशाह थे और इन्हें यानी कि बाल गंगाधर तिलक को विद्रोही समझती थी। ठीक है, थे नहीं थी। ठीक है, देखिए, अरे नहीं, एग्लो इंडियन नौकरशाही इनको विरोधी समझती थी। सर वेलेंटाइन सिरोल जो थे वह महिला नहीं पुरुष ही थे। ठीक है, तो देखिए, सर वेलेंटाइन सिरोल ने इनको भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था और तिलक इसका विरोध करते हुए मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड भी चले गए थे। ठीक है, हालांकि ये मुकदमा हार गए, लेकिन इसका प्रभाव तो उस समय अच्छा खासा पड़ा होगा, है कि नहीं, कि एक व्यक्ति जिसको कुछ अटपटा सा बोला गया वह तुरंत चला गया इंग्लैंड और केस करता है उसके विरुद्ध जिन्होंने उसको अटपटा या फिर कुछ इधर उधर की बातें कहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को सर वेलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो तिलक भारतीय अशांति के जनक है, यह कहा था वी सिरोल या फिर वेलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। ए बाल गंगाधर तिलक को, बी गोपाल कृष्ण गोखले को, सी सुभाष चंद्र बोस को या डी महात्मा गांधी को। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मैक्स मूलर, सी बिपिन चंद्र पॉल या डी विलियम जोन्स। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके बारे में आप भी जानते रहिएगा, कहीं से गूगल करके निकाल लीजिएगा, मेंस वगैरह में बहुत अच्छे से काम आते हैं। बाकी जब हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैक्स मूलर ने बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात यह कहा था या फिर इनके लिए दया करने की वकालत की थी कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, इस कारण मैं आपसे उनके लिए दया की याचना या फिर दया का मांग करता हूँ। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे थे जब ए वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, बी उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, डी उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से एक से अधिक कारण रहे जिसके कारण तिलक को लोकमान्य की संज्ञा दी जाने लगी थी। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में भी अभियुक्त बनाया था। तिलक को दोषी पाया गया और इनको 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा भी हुई। जब वे जेल से बाहर आए तो यह एक नेशनल हीरो बन चुके थे और इस तरह किसी एक घटना ने नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों ने तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की। ठीक है, एक ये लोकप्रिय शिक्षक थे, इन्होंने मराठा और केसरी नामक अखबारों का संपादन किया, इन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव का शुभारंभ किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक जो है प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने इन उत्सवों का प्रारंभ किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। ए बिपिन चंद्र पाल, बी बाल गंगाधर तिलक,
सी लाला लाजपत राय या फिर डी अरविंद घोष। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। देखिए, सभी उग्रवादी दल के नेता धीरे धीरे अलग जा रहे हैं। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, ये जा रहे हैं जेल। अरविंद घोष ले चुके संन्यास। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ना शुरू कीजिए और फिर बाद में धीरे धीरे सब वापस आते हैं अरविंद घोष को छोड़ करके। ठीक है, तिलक जेल से छूटते हैं, लाला लाजपत राय वापस आते हैं। अंततोगत्वा जब सब आ जाते हैं बड़े बड़े नेता तो समझौता हो जाता है, लखनऊ समझौता। कहानियों को थोड़ा थोड़ा गौर रखा करिए। देखिए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर के मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्ष की? तो यह हुई थी 6 वर्ष की। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? ए, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। बी, सांविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। सी, देश को आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। या डी, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज्य परिवर्तन संगठित करना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही शामिल था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा का। ठीक है, इसी के बारे में कब से हम लोग बात करते चले आ रहे हैं। देखिए, जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में वार्षिक सम्मेलनों, भाषण देने, प्रस्ताव पारित करने, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने आदि में विश्वास करता था, तो वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल जो है वह आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में, आत्म बलिदान में दृढ़ निश्चय से विश्वास करता था और इनके लिए स्वराज का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन। मतलब सम्राट हमारी महारानी ही रहेंगी, लेकिन हमें जो है स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता चाहिए। आप इसे स्वायत्तता से संबंधित करके समझ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था ए, उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव। बी, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण। सी, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव। या डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। अभी अभी हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव इन सब विभिन्न चीज़ों का आयोजन शुरू किया। बंगाल में काली पूजा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसी प्रकार के जो लोकल उत्सव या फिर जो लोकल मेले या फिर जो लोकल पूजा पाठ थे, इनको जो है राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया ताकि लोगों को समूह में एकत्रित करके उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, और यह जो है वह मुसलमानों को रास नहीं आया। भाई जाहिर सी बात है, उनका धर्म अलग था, तो उन्हें लगता था कि यह जो है अब बीच का एक समय गैप कर जाएंगे। जो मध्यकाल का हमारा समय था उसको गैप करके ये और पीछे चलेंगे और धर्म का शासन स्थापित करने के प्रयत्न में धर्म का शासन स्थापित करना चाह रहे हैं। इसीलिए सामान्य रूप से भारतीय मुसलमान इस उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बाकी और भी कई छोटे छोटे कारण थे, लेकिन जो यह कारण था वह प्रमुख रूप से था। देखिए, अरविंद घोष ने तो कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। ठीक है, तो इस प्रकार की विचारधारा के आगे जो है वह एक धर्म जो है या कई और धर्म, अन्य धर्म जो है वह आकर्षित नहीं हो पा रहे थे।
फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कथन और कारण के रूप में है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण आर है कि उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। तो जाहिर सी बात है, अभी आपको बताया गया कि इनका उद्देश्य बस इतना था कि यह जो है इन सब धार्मिक प्रयोजनों या धार्मिक कार्यों के माध्यम से लोगों को एकीकृत करके राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ प्रेरित कर सकें, न कि किसी भी प्रकार के धर्म के शासन की इनकी नीति थी। ठीक है, और इसका तब सही आंसर कौन हो जाएगा, या फिर यूँ कह लीजिए तो क्या तिलक सांप्रदायिकतावादी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तिलक एक राष्ट्रीय आंदोलनकारी नेता थे, न कि सांप्रदायिकतावादी थे। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हाँ, इन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि ए गलत लेकिन आर सही है। ठीक है, किसी एक धर्म के लिए इन्होंने आंदोलन नहीं किया था, बल्कि यह राष्ट्रीयता के विचारधारा से ओतप्रोत थे उस समय जब इनके द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा था। आप अन्य क्षेत्रों में भी देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों के भी आंदोलन इसी प्रकार के थे। जैसे मुसलमानों में आप देवबंद आंदोलन देखेंगे जब, तो हमने बात की है इसके बारे में, उसमें यह हमने देखा था कि इन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध जो है वह फतवा जारी किया था या जिहाद करने का ऐलान भी किया था। तो ठीक है, लोग अपने अपने धर्म के माध्यम से भी अपने अपने लोगों को एकत्रित कर रहे थे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इस राष्ट्रीय आंदोलन की लौ को जलाने के लिए। ठीक है, हम बिल्कुल एकीकृत थे, तैयार थे, लेकिन अंग्रेज जो है वो हमें लगातार बांटने का प्रयत्न करते जा रहे थे। आगे चल करके जब हम देखेंगे 1909 के विधेयक के बारे में, तब हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और या फिर मुस्लिम लीग को देखेंगे, जब एक धर्म के अनुसार संगठन का गठन होता है तब देखेंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप देखेंगे और समझेंगे। फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के भी अग्रगामी थे। ठीक है, इस उद्देश्य से इन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं आदि स्थापित की और महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। ए बाल गंगाधर तिलक ने। अब तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का श्री गणेश किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो यह काम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जहां पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डी मोहम्मद हामिद अंसारी। MA अंसारी, हामिद अंसारी नहीं, मौलाना नहीं, सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अगर यह धार्मिक नेता या सांप्रदायिकतावादी होते तो यह सब क्यों आते, है कि नहीं। फिलहाल आइए, सिर्फ शौकत अली नहीं, अन्य भी लोग शामिल थे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी प्रश्नों में उत्तर देते समय भावनाओं में मत बह जाइए, चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए और तब जो है अपना आंसर लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, भावनाओं में नहीं जाना है। ठीक है, ना व्यक्तिगत रूप से जाइए धर्म को लेकर के और ना ही अपने आंसर राइटिंग में जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु होने के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली,
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत को भी पढ़ा था। ठीक, फिलहाल यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अपने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।